वेलकम ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर श्यामेंद्र शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं फिस्चुला यानी भगंदर की। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होती है और इसको हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास आने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हम खुद से कैसे पहचानें कि हमें पाइल्स है, फिस्चुला है या फिर फिशर है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारे लैट्रिन के रास्ते में कुछ दिक्कत है। इस प्रॉब्लम के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हम इन तीनों बीमारियों की बात करेंगे। इनमें क्या लक्षण दिखते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। तो आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे एटलीस्ट आप ये क्लियर हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक यानी फिस्चुला या भगंदर की। तो इसमें हमारे गुदा द्वार यानी एनल ओपनिंग से थोड़ी दूर, जनरली 3 सेंटीमीटर के अराउंड, एक पिंपल जैसा स्ट्रक्चर, जैसे आपका एनल ओपनिंग है तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर पूरे रेडियस में कहीं भी एक पिंपल जैसा स्ट्रक्चर या गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें से पस निकलता है। तो अक्सर पेशेंट इसको बालतोड़ समझता है। इसमें पस निकलता है, दर्द होता है और पेशेंट को थोड़ा बहुत बुखार भी आ सकता है। और जब ये गांठ फूट जाती है और पस बाहर निकल जाता है तो पेशेंट को कुछ दिन के लिए आराम मिल जाता है और पेशेंट को लगता है कि ये बाल तोड़ था और अब ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ये फिर से हो जाता है। कुछ दिन बाद फिस्चुला फिर से क्यों हो जाता है, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फिस्चुला में होता क्या है। एक्चुअली फिस्चुला एक कनेक्शन है एनल कैनाल का और आउटर स्किन का। एनल कैनाल के अंदर एनल ग्लैंड्स होते हैं। कई बार उनके इन्फेक्शन की वजह से पस बनने लगता है। वो पस अपना रास्ता बनाते हुए एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो आउटर स्किन पे खुलता है। आउटर स्किन जहाँ पर ये ट्यूब खुलता है वहाँ पर एक पिंपल जैसा स्ट्रक्चर या गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पस निकलता रहता है। पेशेंट को दर्द होता है और थोड़ा बहुत बुखार आता है। लेकिन कुछ समय बाद ये गांठ फूट जाती है जिसमें से पस बाहर निकल जाता है और पेशेंट को कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद दोबारा इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी पूरा जो ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन था वो अभी भी है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कि पेशेंट पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेता। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि फिस्चुला यानी भगंदर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और मेरे रिसर्च का टॉपिक था ये, तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली फिस्चुला में होता क्या है। तो ये सपोज ये आपका एनल ओपनिंग है, ये आपका मल द्वार है और ये आपका रेक्टम है जहाँ से मल आता है और ये बाहर पास हो जाता है। लेकिन फिस्चुला में क्या होता है, रेक्टम के अंदर एक यहाँ पे ओपनिंग होती है और ये पूरा ट्रैक जिस ट्यूब की मैं बात कर रहा था वो ट्यूब यहाँ आकर स्किन पर खुलता है। ये एक पिंपल या गांठ के रूप में दिखता है हमको। यहाँ से पस निकलता है। कुछ टाइम बाद ये गांठ फूट जाती है और पस बाहर निकल जाता है। हमें लगता है वो ठीक हो गया, लेकिन ये इन्फेक्शन जो इस ट्रैक में है वो अभी भी है। तो कुछ समय बाद ये दोबारा निकलता है यहाँ से पस और फिर से ये गांठ बन जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये एक सिंपल डायग्राम है। अदरवाइज कई बार इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे यहाँ से एक ट्रैक इधर भी चला जाता है। तो जब तक फिस्चुला के इस ट्रैक को क्लियर नहीं किया जाता और हील नहीं किया जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा कि फिस्चुला क्या होता है और हमें उसे पहचानना कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिस्चुला होने के कारणों की बात करते हैं। तो फिस्चुला होने के एग्जैक्ट कारण हमें आज तक नहीं पता, लेकिन मेरे रिसर्च में जो मैंने पाया है कि सबसे कॉमन फैक्टर फिस्चुला होने के जो 80% पेशेंट्स में कॉमन था वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और नॉनवेज का सेवन। फिस्चुला होने के और कारणों की बात करें तो इसमें आता है एनल ग्लैंड में होने वाला इन्फेक्शन, एनल एब्सिस यानी लैट्रिन के रास्ते के अराउंड कोई फोड़ा होना या फिर लैट्रिन के रास्ते का पास्ट में कोई सर्जरी होना। अब हम देखते हैं कि फिस्चुला का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो फिस्चुला के डायग्नोसिस के लिए जो डॉक्टर होता है, एक तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है
या फिर प्रोक्टोस्कोपी करता है, लेकिन जो इसका कन्फर्मेटरी और बेस्ट एग्जामिनेशन होता है वो है एमआरआई। एमआरआई से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सिंपल फिस्टुला है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इसका एक ट्रैक है या इसके ब्रांचेस हैं यानी मल्टीपल ट्रैक है। तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक फिस्टुला के पेशेंट को एमआरआई ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जब हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और फिस्टुलेक्टॉमी करा लेते हैं और एक भी ब्रांच बच गया तो बहुत चांसेस हैं कि फिस्टुला फिर से हो जाए। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी 4-5 बार फिस्टुलेक्टॉमी हो चुका है। इसलिए हर एक पेशेंट को फिस्टुलेक्टॉमी या किसी भी प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर कराने से पहले एमआरआई ज़रूर कराना चाहिए, ताकि फिजिशियन या डॉक्टर को क्लियर हो जाए कि कितने ट्रैक है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लिकेटेड। अब हम बात करते हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट की। तो फिस्टुला का ट्रीटमेंट जनरली 2 तरीके से किया जाता है, एक है मेडिसिन के थ्रू और दूसरा सर्जिकल। तो मेडिसिन के थ्रू हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, और अगर वो अभी ज़्यादा पुराना फिस्टुला नहीं है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है या काफ़ी पुराना है तो सर्जिकल प्रोसीजर ही लास्ट ऑप्शन है। इसमें भी सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद भी इसमें कॉम्प्लिकेशन के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे रिकरेंस यानी फिस्टुला का दोबारा होना और कंट्रोल लॉस यानी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है, सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट का स्फिंक्टर कट जाता है तो उसका अपने स्टूल पर, अपने मल पर जो नियंत्रण रखने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए पेशेंट को कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर यानी फिस्टुलेक्टॉमी या फिस्टुलोटॉमी कराने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि ये जो 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिकरेंस और इनकॉन्टिनेंस के, इसके कितने % चांसेस हैं। ये डिस्कस करने के बाद ही सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिस्टुला का हमारे आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है। तो हमारे आयुर्वेद का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फिस्टुला के लिए वो है क्षार सूत्रा, और इसमें देखा गया है कि बाकी सर्जिकल प्रोसीजर्स के कंपैरिजन में क्षार सूत्रा में सबसे कम रिकरेंस रेट है। तो अगर आपको फिस्टुला है तो आप किसी अच्छे और क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं और अपना क्षार सूत्रा कराएं। नो डाउट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, लेकिन इसमें रिकरेंस के रेट बहुत कम है। आई होप आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल रही हो। ऐसे ही बीमारियों को आसान तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।